औरंगाबाद में जिधर भी रोड बन रहा है लिया के बोर्ड गाड़ दे रहे, वो सब बोर्ड उखाड़ के फेंक दूंगा। जहां जहां भी उन्होंने फंड मंजूर नहीं किया और उन्होंने फंड लेकर नहीं आया और वहां लिखे कि ये काम इम्तियाज जलील के माध्यम से हुआ। इन्होंने जहां भी गलत बोर्ड गाड़ा, जहां पैसे लाया नहीं, जहां उनका योगदान नहीं, वहां जाके रिबिन काट के बोर्ड गाड़े, वो सब उखाड़ के फेंकेंगे। इनके अंदर कितना दम है जरा आ जाओ हमारे सामने, फिर देखते हैं। जितने पाइपलाइन शहर के अंदर बिछाई जा रही है, क्या है इम्तियाज जलील की पूछो तेरा क्या संबंध है उससे? वो टाकिया से क्या संबंध है? पाइपलाइनिंग से क्या संबंध? पैसा हमने मंजूर करके लाए, काम हम कर रहे। तू कौन? तू गया था, तेरा लेटर दिया था, मंजूर करा के लाया, वो भी करा के लाता तो बोलते नहीं आया खासदार साहब ने तो कुछ किया है। अरे करना कराना कुछ नहीं है, दूसरे के माल पे अपना मुंह लाल करना। औरतें लिपस्टिक लगाती ना, उसकी घर की रहती क्या, वो ला के लगाती बाजार से, तो ये लिपस्टिक लगाने वाले क्रेडिट चोर है। ये औकाफ के अंदर के ज़मीन के मामले में आप मेंबर है, आपने आंदोलन किया एक ज़मीन के खिलाफ। मज़े की बात यह है कि जब मामला गति पे आया, एडजस्टमेंट पे आया, तो कोविड होगा महसूब को, और जिस दिन तोड़ने का था उस दिन जाके एक हॉस्पिटल में सो गए और ऐलान कर दिया कि कोविड हो गया। और ऐलान के बाद, कोविड होने के बाद कम से कम 7 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता है कि नहीं कोविड को अच्छा महसूब का। कोविड एक ही दिन में अच्छा हो गया, क्योंकि डील रात में कुछ हो गई होंगी, अल्लाह ना जाने। कौम के नाम पे पल्लो उठा उठा के MBBS के कॉलेज के लिए बैरूनी मुल्क सऊदीया के अंदर में भीख मांगते रहे, अल्लाह के नाम पे दो कॉलेज बनाने के लिए। और कॉलेज जब बन गए तो एक सीट मांगो MBBS की तो 1 करोड़ लाओ, 1.5 करोड़ लाओ, 2 करोड़ लाओ, राम नाम जपना, पराया माल अपना, अब्बा का माल समझ के हड़प डाले सब माल। इतनी तो गैरत बेगैरत को होना चाहिए कि जिसके नाम पे मैं चुन के गया हूं। एक सवाल तो पार्लियामेंट में तूने एजुकेशन के लिए किया कि भाई ऐसा पैसे दो। अगर एक सवाल इन नुमाइंदों ने अगर किया हो तो जरा पेपर लेकर आओ उनसे। उनके 7 साल के किरदार में मुसलमानों के लिए उठाई हुई आवाज़। मैं सिर्फ इम्तियाज जलील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम उन लीडरों की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रवादी में है, कांग्रेस में है, MIM में है। कितना कौम के लिए तुम पार्लियामेंट में आने के बाद, हाउस में आने के बाद कितने सवाल तुम नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में करते हो? क्या सेटिंग होती है, कैसी अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं खूब जानता हूं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज, मयूर याद अंसारी। आज मैं औरंगाबाद जिले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नायब सदर अब्दुल कदीर मौलाना साहब के पास मौजूद हूं, उनके कार्यालय पे आया हूं। और जैसा सभी को पता है कि औरंगाबाद जिले पे मोहतरम को DPDC की कमेटी पे लाया गया है, जो एक तरक्याती कमेटी कहलाती है। चलिए उनसे कुछ पहलुओं पे गुफ्तगू करते हैं कि आप इनकी इस कमेटी पे नामजद होने के बाद शहर के किस तरह से हालात होंगे, किस तरह से तरक्याती काम होंगे, और इस कमेटी का और खासकर इनका क्या रोल रहेगा। सर, हमारे चैनल में खैर मकदम है, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद। सर, आपको कमेटी पे, इतनी बड़ी कमेटी पे लाया गया है, तो आवाम आपसे क्या तवक्कुर रखेगी? क्या कुछ बदलाव होगा शहर में तरक्याती काम में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इसको ज़रूरी समझा कि कदीर मौलाना साहब वहां पर जाना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट की DPDC जो है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, सारे डेवलपमेंट के काम जो है इसी कमेटी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इसका बजट बनता है। पिछले साल में जो यहाँ से प्रस्ताव गया था वो 411 करोड़ का प्रस्ताव था। माननीय अजीत दादा पवार साहब ने कोविड के माध्यम से जो हालात को देखते हुए, कोविड की जो पेंडेमिक माहौल को देखते हुए 350 करोड़ का बजट जो है तो इस साल में जो है तो मंजूर किया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने काम औरंगाबाद शहर के अंदर में चल रहे हैं, इसी कमेटी के माध्यम से इस शहर के अंदर और इस ज़िले के अंदर में जो है तो फंड का इंतज़ाम होता है। बहुत सारे जो लोग हैं कमेटी में है, हम भी कमेटी में हैं, हमको प्रस्ताव रखने का, उसके बारे में जानकारी देने का, काम की डिमांड करने का पूरा हक हासिल है। हम सबसे पहले हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर में जो दुर्गति माहौल जिन बस्तियों में, जिन गरीब बस्तियों में, जिन व्यापारी बस्तियों में, जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट
से वंचित बस्तियां है या वो इलाके हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के लिए हम फंड मुहैया करें और उसको आने वाली महानगर पालिका के पहले हम अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट का काम दे सकें। उसके लिए हमारी दिल के गहराई से कोशिश रहेंगी। हमें खुशी है कि भाई एक काम लीगल तरीके से कमेटी पे हमको लिया गया और हमारे हाथ में एक काम करने का, काम करवाने का हुनर तो एक हाथ में अल्लाह के फजल से है कि वो कैसे काम हम कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको करने की कोशिश करेंगे। सर, हम देखते हैं कि ग्रीन बेल्ट के अंदर रहमानिया कॉलोनी, किरारपड़ा, शरीफ कॉलोनी, रोशन गेट, क्योंकि हम भी इसी भाग से आते हैं, इसी के अतराफ में करीब में रहते हैं। सर, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, एक पत्रकार के हैसियत से मैं आपको भी सामने इनमें बात को ला रहा हूँ कि 3 बार ऐसा हुआ साहब, इतने गड़े हैं कि जनाजे गिरते गिरते बचे। और उसी वक्त चंद लोगों के मुंह से जो अल्फाज निकले थे, मैं वो भी आपके गोशेगुजार कर दूं। लोगों ने कहा था कि रोडों की हालत और गड़ों की हालत जिन लोगों की वजह से हुई है, हम आने वाले चुनाव में उनके सियासी जनाजे उठाएंगे। तो आप इसको तमाम इन बातों को, इन तकलीफ को किस पस मंजर में देखते हैं? इन लोगों की बात को मैं सराहता हूँ और उन्होंने जो भी कहा वो हकीकत है उनके दिल। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ये दिल की आवाज़ है लोगों की, और क्यों नहीं कहना, उनका जो सवाल है, जो उनकी तकलीफ़ है। इसीलिए डीपीडीसी के जाने से पहले हमने और हमारी जो टीम है, मुदस्सर अंसारी है, अरशद भाई है, बब्बू भाई है, मतीन भाई है हमारे तुम्हारे सादात नगर के, ये सभी एक 8-10 हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता है जो हमारे ऑफिस में बैठकर इन्होंने एक 25 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है 25 वार्डों के लिए। और वो इस तरह से है कि भाई जहाँ डेनिस का प्रॉब्लम है, जहाँ पानी का प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दे के उस महल्ले में उस काम को गति देना, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव हमने तैयार किया है। ऐसे जहाँ पर रोड नहीं है और बाकी सब चीज़ें हैं, उसको पहले रोड देने का काम हम वहाँ करने वाले। हम महानगर पालिका के इलेक्शन में जाने से पहले हमारी कोशिश है कि हम प्रैक्टिकल तौर से और रियल तरीके से, कुछ वार्डों में हमने 1-1 करोड़ रुपये फंड दिया है, कहीं 50 लाख दिया है, कहीं 20 लाख दिया है, कहीं 30 लाख दिया, वो काम जारी है। और मज़ीद तौर से हम 25 करोड़ का फंड 25 वार्डों के लिए, ये ग्रीन पट्टे के अंदर में इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मंजूरी जो है डीपीडीसी में भी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब से भी हम लेके वो काम को बहुत जल्दी से शुरू करने के तहख़ुद में है। मैं आपको तयकीन दिलाता हूँ कि ये जो हालात है, अब बहुत सारे सियासी जमात वो कहते हैं ना, घर में नहीं जवारी और अम्मा पूरे पकारी। बहुत सारे ऐसे लीडर है कि घर में नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं है और करोड़ों की बातें करते हैं। बहुत सारे डीपीडीसी के मेंबर भी है, तो 7 साल में जो डीपीडीसी के मेंबर रहे, 5 साल एमएलए के ज़रिए से, 3 साल खासदार के ज़रिए से, तो उन्होंने डीपीडीसी के ज़रिए से कितना फंड उन्होंने हासिल किया अपने मेंबर होने के ज़रिए से, ये ज़रा लोगों के सामने रखना। मैं आज इस कमेटी पे आया है, 12 महीने का हिसाब तुम मेरे से कभी भी 3-3 महीने में ले सकते कि आपने ये कमेटी में जाने के बाद क्या गुल खिलाया, ये हिसाब मेरा भी लेना। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं तो कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उसकी हैसियत से बोलता हूँ, ना मैं आमदार हूँ ना खासदार हूँ, लेकिन आपको तवाज़न करना पड़ेगा कि काम करने वाला आदमी की हैसियत काम करने की कैसी होती थी। ये तुलना आप कभी भी कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह काम करते हैं। तो ये डीपीडीसी पे जाने से पहले मेरे पास आज एज एन टुडे रेडी प्रपोजल है मेरे पास, जो मैं 25 वार्डों के लिए ले जा रहा हूँ। और बाकी जो 25 वार्ड है, हमने 50 वार्डों को एक टारगेट प्लान बनाया है, तो 25 वार्डों का ये काम मेरी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि हम फौरी तौर से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 उद्घाटन अभी हमारे बब्बू भाई ने जो है तो उद्घाटन किया, मतीन भाई ने उद्घाटन किया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से थे 14 ट्रांसफार्मर एक वार्ड के अंदर में। अभी कभी ऐसा नहीं होता है, एक ट्रांसफार्मर लाने के लिए चप्पल घस लेना पड़ता है एमएससीबी के अंदर में,
वक्त वायद में 14 ट्रांसफार्मर हमने लेकर आए, और अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन बाद में है। हम चाहते हैं इलेक्शन के पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी का किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम बचे नहीं, ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम बचे नहीं, पीने के पानी का मसला कोई उसका मसला बचे नहीं, और रोडों का ये मसला बचे नहीं। पीने के पानी में जहाँ 8 दिन में पानी आता है, जहाँ 6 दिन में पानी आता है, रोज़ाना के तौर पे वहाँ पानी आना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, और वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसको हम पहले फुर्सत में हमने अपने एजेंडे में लिए है, और वो पानी वाला मसले को भी हम हल करेंगे, रोड वाले मसले को भी हल करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मौका अल्लाह ताला ने दिया कि इस कमेटी पे आए। मैं अगर नहीं भी जाता था तो अल्लाह के फजल से उतना वज़न अल्लाह ने तुम्हारे दुआओं से, लोगों की दुआओं से ये दिया है कि डीपीटीसी के अलावा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के घर पे जाके मंजूरी लाने की हैसियत तो अल्लाह के फजल से हमारी है, और वो उतना चाहते हैं, उतनी मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बतों से काम करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, तीनों महाआघाड़ी की एक कोशिश है अलग अलग तरीके से। भले हम महानगर पालिका में साथ लड़े, अलग लड़े, लेकिन डेवलपमेंट के काम में हमारा कोई तफरीका नहीं होगा। शिवसेना भी अपनी ताकत से काम करेगी, कांग्रेस भी अपनी ताकत से काम करेगी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले प्रिफर्स्ट पे काम करेंगी। सर, जैसा आपने कहा कि चलो खासदार साहब का नाम आ ही गया है, जैसा आपने कहा कि डेवलपमेंट कमेटी पे हैं, तो साहब हमने भी इनको इंटरव्यू कवर किया है, और बार बार उनके मीडिया पे उनके बयानात भी आए हैं कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सियासी तौर पर अड़ी अड़चन पैदा की जा रही हैं। तो एक आप भी कहीं ना कहीं सियासतदान हैं, तो आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने के बाद भी इस तरह की अड़चन आ सकती हैं और कुछ देरी हो सकती है? हमारे पास एक कहावत है, नाचना नहीं आए तो अंगन टेढ़ा। घुंघरू जब पैर में बांधे है तो नाचने में क्या शर्म आती है? अगर नाचना ही नहीं आते तो अंगन में जाने का क्या काम है? तुम्हारी हैसियत नहीं है जिस जगह तुम गए। असल बात यह है, हैसियत होती तो काम करने वाला किसी भी जगह पे खड़ा रह के काम कर सकता। और क्या काम कर रहे मालूम? मैंने इससे पहले भी कहा कि क्रेडिट चोर है ये, और मैं ये आपको साबित करके दूंगा कि क्रेडिट चोर कैसे है। आपको एक ही नंबर 1 पे मैं आपको सवाल बताता। पूरे औरंगाबाद के अंदर लॉकडाउन के अंदर जमातों को रवाना करने का प्रोग्राम हमारे हाथ में मिला मरकज से, ये पूरा हमको देना है। हमने एक ही वाक़या आपको बोलता है कि हैदराबाद की जमात थी जिसके पेपर बना के हम मोमिनपुरे में जाकर देकर आए। दे के मैं 10 ही मिनट हुआ था, बस आनी थी, और फिर हम आके उनको बिठा के रवाना करना था। वहाँ के किसी शातिर कार्यकर्ता ने बोला एडीएस से तुम जल्दी आ जाओ खासदार साहब, यहाँ पेपर सब आ गए, मौलाना साहब ने यहाँ पेपर, अभी वो है नहीं, यहाँ नहीं है, जब तक तुम आओ यहाँ बयान दे के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जनाब आए और उनके बाजू मुस्तफ़ा नाम के बच्चे से बोले नहीं मैं नहीं बोलता। उसको बोल ये तो हमारे खासदार साहब की कमाल है कि ये हैदराबाद की जमात है, इन्होंने पूरा इनका इंतज़ाम करके इनको रवाना करने का काम किया गया। यानी दीनी भाइयों के मामले में, जमात के मामले में, दीन और कुरान और हदीस के मामले में भी झूठा क्रेडिट लेने के लिए, हमको तो क्रेडिट के लिए नहीं, हम तो पहले से जमाती है, हम तो हर अमल का बदला अल्लाह से लेने वाले हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत के वास्ते लोगों के नज़र में काम करने वालों की हैसियत क्या है वो तो दिखाने की आवश्यकता रहती है। तो जनाब स्टेटमेंट दिए तो झूठा क्रेडिट लिए कि नहीं लिए, साबित हुआ कि नहीं हुआ। अब तीसरी बात, औरंगाबाद में जिधर भी रोड बन रहा है लिया के बोर्ड गाड़ दे रहे, वो सब बोर्ड उखाड़ के फेंक दूंगा। जहाँ जहाँ भी उन्होंने फंड मंजूर नहीं किया और उन्होंने फंड लेकर नहीं आया और वहाँ लिखे कि ये काम इम्तियाज जलील के माध्यम से हुआ, उन अधिकारी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि गलत तरीके से बोर्ड अगर कहीं तुम गाड़ेंगे तो लीगल कार्रवाई तुम्हारे पे भी सख्त करने का काम हम करेंगे। और इन्होंने जहाँ भी गलत बोर्ड गाड़ा, जहाँ पैसे लाया नहीं, जहाँ उनका योगदान नहीं, वहाँ जाके रिबिन काट के बोर्ड गाड़े, वो सब उखाड़ के फेंकेंगे। इनके अंदर कितना दम है जरा आ जाओ हमारे सामने, फिर देखते हैं। इनको सर काफ़ी 2 साल का जो तो कोरोना काल चल रहा है हम देख रहे हैं सर, आवाम में चर्चे हैं, खासकर ग्रीन बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना है, कि जैसा जो भी काम अगर ऊपर से पैसा आ रहा है, हमने कई बार सुना है, लाखों से सुना है, करोड़ों से सुना है, तो ऐसा आप बहुत बड़े जिम्मेदार है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बहुत बड़ा अगर 50 लाख का काम हो रहा है तो आपके हाथ से रिबन कट रही हो, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा हमारे फितरतों के अंदर में दिखाव वाला काम नहीं है, हम रियल काम करना चाहते हैं। जैसे कि आपके माध्यम से बोलता हूँ, शहर के अंदर में पानी की टाकियाँ बिठा रहे हैं,
माननीय बंसोड़े साहब मेरे बिल्कुल अजीज़ दोस्त है, जो कि एमजीपी का खाता उनके पास है। उनके ज़रिए से जितने पाइपलाइन शहर के अंदर बिछाई जा रही है, क्या है इम्तियाज़ जलील को पूछो तेरा क्या संबंध है उससे, वो टाकिया से क्या संबंध है, पाइपलाइनिंग से क्या संबंध। पैसा हमने मंजूर करके लाए, काम हम कर रहे। तू कौन, तू गया था, तेरा लेटर दिया था, मंजूर करा के लाया। वो भी करा के लाता तो बोलते नहीं आया खासदार साहब ने तो कुछ किया है। अरे करना कराना कुछ नहीं है, दूसरे के माल पे अपना मुंह लाल करना। औरतें लिपस्टिक लगाती ना, उसकी घर की रहती क्या, वो ला के लगाती बाजार से, तो ये लिपस्टिक लगाने वाले क्रेडिट चोर है ये। तो इनको हम मैदान में बताएंगे इनको। सर, आने वाले वक्तों में जैसा हमेशा देखा जाता है कि जब भी मतलब एक खासदार का नाम आता है या पार्टी का नाम आता है तो आप एक बहुत आक्रामक हो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है, आक्रामकता की नहीं बात होती है। झूठा धंधा मत करो। एक बहुत अच्छा, मैं उनको सराहना चाहिए, मैं अभी देख रहा था उनका इंटरव्यू, किस मामले में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मेरे को लगा कि यार ये बहुत ही अच्छा। हाँ, शराब के मामले में, यानी कितने दीनदार मुसलमान ये खासदार है। इनका एक पहले भी मैंने शराब के खिलाफ में आंदोलन देखा, जिसमें उनके साथ के कई कारपोरेटरों के ऊपर गुने दाखिल हुए, उन्होंने शराब खाने को तोड़ा। इनका एक स्टाइल है, पहले एक गेम फेंकने का, और गेम सिमिलर रहती। इधर बीजेपी जिस तरह का आंदोलन करती है, थोड़ा बदल के ये मौसूफ भी उन्हीं के लाइन में ढल जाते हैं। आप अंदाज़ा करिए, कल बीजेपी ने वो शराब जो अंगूर से बनने वाली शराब है ना, उसको वाइन बोलते हैं, शराब एक अलग चीज़, उसको वाइन बोलते हैं। वो जो भी है, हम तो उम्मुल खबाइज बोलते, जो हराम है हमारे लिए हराम है। लेकिन तुम्हारी में इतना दम है, तुम जो बोल रहे हो कि दुकानों पे लाएंगे तो दुकानें तोड़ देंगे, तो पहला जवाब दे दो कि जो दुकान तोड़े थे वो चालू कैसी हुई। अगर वो चालू हुई फिर क्या एडजस्टमेंट हो गया, दोबारा उसको चालू कैसे होने दिया। अब ये दुकानें खुलेंगी, इनको तोड़ेंगे तो फिर इस चालू होंगी। औखाफ के अंदर के ज़मीन के मामले में आप मेंबर है, आपने आंदोलन किया एक ज़मीन के खिलाफ। मज़े की बात यह है कि जब मामला गति पे आया, एडजस्टमेंट पे आया, तो कोविड होगा महसूब को, और जिस दिन तोड़ने का था उस दिन जाके एक हॉस्पिटल में सो गए और ऐलान कर दिया कि कोविड हो गया। और ऐलान के बाद, कोविड होने के बाद कम से कम 7 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता कि नहीं कोविड को अच्छा। महसूब का कोविड एक ही दिन में अच्छा हो गया, क्योंकि डील रात में कुछ हो गई होंगी, अल्लाह ना जाने। तो झूठे धंधे कौम के सामने ले जाके तुम जो भी करेंगे, हम तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। झूठा धंधा होने देंगे नहीं। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर हमने कमेटी बनाई है, हमने मराठवाड़े के अंदर महाराष्ट्र में एक कमेटी बनाई है। हमने तयखुन किया है कि हमारी इतनी इमलाक है वक्फ बोर्ड की, जो अल्लाह के नाम पे लोगों ने वक्फ की है, हम उसकी हिफाजत में और चोरों के हाथ में से निकाल कर मिल्लत के काम के लिए, फलाई काम के लिए गवर्नमेंट को हम एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीनें हैं, इसके ज़रिए से हम मुसलमानों के एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे नौजवान के डेवलपमेंट के लिए इस ज़मीनों से कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए, कोई ऐसा लायल अमल बनाया जाए जिससे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो। जैसे हमने परसों सरकार के साथ में एक लड़ाई की कि जैसे बार्टी सारथी के ज़रिए से गैर मराठा समाज को सारथी के ज़रिए से नौजवानों को ऐड मिलती है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के अंदर में हो जाता है। दलित समाज को बार्टी के ज़रिए से ऐड मिलती है जाने के लिए। ओबीसी अदादन के लिए महाज्योति अभियान के ज़रिए से उसको पैसे मिलते हैं। मुसलमान को कोई पैसे नहीं देती। अरे 7 साल में पार्लियामेंट में, विधानसभा में अब्दुल सत्तार, हसन मुशरफ, इम्तियाज जलील, चाहे हमारे पार्टी का क्यों नहीं, एक मुसलमान ने एक आवाज़ हाउस के लिए उठाया। तो हम मुसलमानों के बारे में, उन कायदीन के बारे में क्या सोचे कि जो हमारी नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक आदमी आवाज़ नहीं उठाता। क्या है, हमने आवाज़ को बुलंद किया और हमने हमारी मीटिंग में, हमारे पार्लियामेंट्री मीटिंग हमारी जो होती है उसमें मैंने कहा कि जैसे इनको देते हैं दलित भाइयों को, मराठा समाज को देते, ये भी हमारे भाई है, बेशक दीजिए, हमारा उनसे कोई एतराज़ नहीं है। महाज्योति में तुम ओबीसी वालों को देते, कोई एतराज़ नहीं, वो भी हमारे भाई है। लेकिन हम भी तुम्हारे भाई है, हमारे नौजवान भी तुम्हारे भाई है।
ये भी मुल्क का हिस्सा है। ये हमारा नौजवान अगर पढ़ने से वंचित रह जाएगा और उसकी हैसियत नहीं, तुम पढ़ने के लिए उसको पैसे नहीं देंगे और उसके नज़रियात को दूसरे तरीके से देखेंगे, तो हमने हमारे पार्टी के साथ भी उसके खिलाफ लड़ने का काम किया। अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि हम जैसे महाज्योति और बार्टी और सारथी का देते हैं, तुमको भी देंगे। ये प्रस्ताव हमने आगे बढ़ाने का काम किया। अल्लाह ने चाहा तो मिलने वाला। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाए, हमारा नुमाइंदा विधानसभा में जाए, तो इतनी तो गैरत बेगैरत को होना चाहिए कि जिसके नाम पे मैं चुन के गया हूं। एक सवाल तो पार्लियामेंट में तूने एजुकेशन के लिए किया कि भाई ऐसा पैसे दो। अगर एक सवाल इन नुमाइंदों ने अगर किया हो तो जरा पेपर लेकर आओ उनसे। उनके 7 साल के किरदार में मुसलमानों के लिए उठाई हुई आवाज़ ये तो उठाई नहीं, बल्कि मुसलमानों की दुश्मन ब्लास्ट होता है मालेगांव में और किरदार में पाया जाती है वो साध्वी, वो मिलिट्री का क्या नाम है, पुरोहित, उसके घर में जाके कहते ये काम ये नहीं कर सकता है। ये रिकॉर्ड हो गया हाउस के अंदर। तुम्हारी कितनी तस्वीर तुम्हारी है और क्या हमने तुमसे मोहब्बत करना, जैसे तुम्हारा किरदार क्या है, क्यों मोहब्बत करना तुमसे? तुमने हमारे समाज के लिए ऐसा क्या किया? रोडों पे पॉलिश मारने से, धुआं मारने से कौम का मसला हल नहीं है। नौजवानों का मुस्तकबिल बनना चाहिए। ये डेवलपमेंट के काम तो होना चाहिए। मैं जिस काम की कमेटी में आया हूँ, आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो लड़ाई हम करके बताएंगे आपको। पहली मीटिंग में आप देखेंगे कि हम कैसी भूमिका निभाते और क्या काम करते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक मुसलमान बेबाक अल्लाह के नाम पे जब लड़ता है तो उसका किरदार किस तरीके से होना चाहिए। हम तुम्हारे अंदर वो किरदार देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ इम्तियाज जलील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम उन लीडरों की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रवादी में है, कांग्रेस में है, एमआईएम में है। कितना कौम के लिए तुम पार्लियामेंट में आने के बाद, हाउस में आने के बाद कितने सवाल तुम नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में करते हो। क्या सेटिंग होती है, कैसी अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं खूब जानता हूँ। ये सारे पर्देफाश करूँगा। कहाँ कहाँ सेटिंग हो रही है, कहाँ के हफ्ते आ रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, ये सब खुलासा करूँगा। जवाब दो तुम 7 साल का कि तुमने कौम के लिए क्या काम किया। सर, आपके बयानात में अक्सर ये हफ्ता वसूली और सेटिंग की बात होती है। हमने भी देखा है, चला रहा, आप भी अभी इस वक्त भी कह रहे हैं। सवाल ये साहब के ठीक है कि आप सरकार में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी, गृह खाता भी आपके अंडरटेकिंग में आता है, सारी बातें हैं, तो हमारे पास सीआईडी है। मुझे खुशी हो रही थी कि जब वो शराब की बात कर रहे थे ना, वाइन की, तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोला यार अल्लाह ने हिदायत दिया, शराब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन एक बात, जब फ्लैशबैक के अंदर मैं जब गया तो वो आंदोलन मुझे याद आ गया कि वो शराब की दुकान तोड़े, फिर चालू कर दिए। फिर ये वापस रिपीट होके एक नया और कार्यक्रम सामने आ गया कि फिर दुकान तोड़ने की बात की। हमको अफसोस क्या होता है, हमें प्रॉब्लम इस बात की है कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में कारोबार है, बिजनेस है, सब एक दूसरे के संबंध है, ताल्लुकात है। हमारी पहली कोशिश है कि हमारे छोटे मोटे कारोबार करने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो दोस्ती, जो गंगा जमनी तहजीब, जो ताल्लुकात है, वो नहीं टूटना चाहिए। वो नहीं टूटना चाहिए तो हमारा व्यवहार आगे बढ़ेगा, हमारा भी धंधा चलेगा, उनका भी कारोबार चलेगा। ये जब हिंदुज़म बीजेपी करती है और ये मुसलमान करते हैं, तो इनकी गलत फुंकार की वजह से हिंदू समाज का तबका मुत्तहद होता है और हम जो है तो अकेले हो जाते हैं। और वो हमारे तरफ जब नफरत से देखते हैं तो मैं हाथ गाड़ी वालों को देखता हूँ, दुकानदार को देखता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, तो उसका कहना है कि यार कारोबार नहीं है, ग्राहक हमारे दुकान पे आ रहे नहीं है, हमको मुश्किल हो रही है। किसी इलाकों में राइट हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान को लेके बात वो चलती। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बेशक करो, डेवलपमेंट की बात करो, मुत्तहद की बात करो। हिंदू ने ऐसा किया, मुसलमान ने वैसा किया, बाबरी मस्जिद का ऐसा हुआ, फलाने का ऐसा हुआ, वो नमाजी ऐसा, मैं तो मंदिर में घुस जाऊंगा, मैं तो मस्जिद में घुस जाऊंगा। हिंदू समाज में एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है, ये जितना हिंदू के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बोलेंगे उतना हिंदू मुत्तहद होगा और सेकुलर पार्टियां कमजोर होगी। फायदा किसका होगा भाई? कौन सी सरकारें आएंगी? अगर बीजेपी की सरकार आएंगी तो मुसलमानों को भला होगा क्या? ईमानदारी से बोलो, हो सकता है क्या? सर, लेकिन एमआईएम के जो अवीसी साहब है, उनके कायद
कौमी क़यादत जिसे कहते हैं, तो उनका ये खुलेआम इल्ज़ाम लगता है, बल्कि वह बयानात में कहते हैं कि तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कुर्सियाँ उठाने और शतरंज उठाने का काम किया, उनको वही बड़े अहदे पर नहीं लिया, उनका एक इल्ज़ाम लगता है। बहुत अच्छा है, तुम जिस स्टेट से आते हो तुम क्या उठाते हो? तुम क्या रोशनदान लेके फिरते हो क्या? कि इतर मारते फिरते लोगों को? अरे तुमने शतरंजिया उठा के 8 सीट पे उनके साथ एडजस्टमेंट किया और सारे सीट छोड़ दिए। अकेले तेलंगाना के अंदर 35 मुसलमान चुन के आ सकते हैं, 8 सीट से ऊपर लड़ाते नहीं हो तो क्या कर रहे तुम? वहाँ हजामत कर रहे? वहाँ लड़ाओ ना, जा 35-40 सीट पहले वो चुन के लाओ और बताओ मुसलमानों को, देखो ये हमारी हिम्मत थी कि हमने लाए, तुम जरा दूसरे पार्टियों के शतरंजिया मत उठाओ। शेरवानिया के नीचों के टाप उठा रहे तुम लखनवी अंदाज से। छोड़ो ना ये जिंदगी बेवकूफ़ बनाने का धंधा मुसलमानों को। अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। हम मुसलमान से कहना चाहते कि याद रखो, ये हिंदू हिंदू बात करने वाले, मुसलमान मुसलमान बात करने वाले, ये आपके नहीं, हमारे नहीं। इससे हमारे मुल्क को नुकसान है, हमारी तहजीब को नुकसान है, हमारी गंगा जमनी तहजीब को नुकसान है। हिंदू मुसलमानों का जो प्यार इस मुल्क में है, जो दिया जाता है, जो बांटा गया है, उसमें दरार डालने का काम इन जमात कर रही है, बीजेपी कर रही है और एमआईएम कर रही है, और ये प्लानिंग से कर रही है, दोनों मिले हुए हैं। तू ऐसा कर, मैं वैसा कर, ये मुसलमान अल्लाह रसूल का नाम लेके बात करते हैं। जरा दारुस्सलाम बैंक के बारे में पूछो, रिक्शा वालों को जाकर पूछो कितने टके का ब्याज लेते हैं, किसकी बैंक है, ये मुसलमान हलाल या हराम कर रहे। अल्लाह ने कहा कि जंग है उस आदमी से हमारी जो सूद का कारोबार करता है। अल्लाह के साथ, अल्लाह के खिलाफ ये जंग लड़ सकते हैं? डूबे हुए सर से लेके पैर तक सूती कारोबार के अंदर में परेशान है। छोटे मोटे हाथ गाड़े और रिक्शे वाले खींच खींच के लेके चल जाते हैं पैसे नहीं देने के वजह से। कहीं 12 टके का ब्याज, कहीं 18 टके का ब्याज। मैं तुमको प्रूफ के देता हूँ, कम से कम मैं समझता हूँ, मुझे आंकड़ा परफेक्ट नहीं मालूम कि 12,000 करोड़ का बजट है दारुस्सलाम बैंक का। मालूम है कहाँ से लाए? इनके अब्बा ने कोई फैक्ट्री खोले थे क्या? इन्होंने जाके कोई वर्किंग के काम को गए थे क्या? ये कहाँ से लाए माल? अरे कौम के नाम पे पल्लो उठा उठा के एमबीबीएस के कॉलेज के लिए बैरूनी मुल्कों सऊदीया के अंदर में भीख मांगते रहे अल्लाह के नाम पे दो कॉलेज बनाने के लिए। और कॉलेज जब बन गए तो एक सीट मांगो एमबीबीएस की तो 1 करोड़ लाओ, 1.5 करोड़ लाओ, 2 करोड़ लाओ। राम नाम जपना, पराया माल अपना, अब्बा का माल समझ के हड़प डाले सब माल। ये कौम सो रही है, ये कौम ने पूछना चाहिए। देखो जाके पूछो हैदराबाद में जाके, भाई कहां से लाया ये माल? क्योंकि तुम कोई निजाम के पोते थे क्या? अरे ये अवेसी नहीं है, ये अपने औसा के रहने वाले औसी है। ये तो हजरत अवैस करनी का नाम से बड़ा नाम होने के लिए अवेसी लगा दिया गया। ये औसी है भाई, अवेसी नहीं है। ये गुमराह करने का खेल इनका पूरा पर्दाफाश करने का है। सर, अब जैसे आप तरक्याती कमेटी पे आए हैं, तो क्या माना जाए कि चंद दिनों में या महीने भर में तमाम मतलब बुटी लाइन से लेके या सीनियर सिटी से लेकर तमाम जितने ग्रीन बेल्ट के हल्के आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर के जो गैर मुस्लिम इलाके जाते हैं वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि अशोक कुमार पांडे साहब, हमारे कमिश्नर साहब जो है, तो एक खाम नदी का प्रोजेक्ट लेते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, चलिए उससे भी जनता वो नहीं है। लेकिन एक खाम नदी जहाँ पर सब वीआईपी लोग जाते हैं और एक गरीब महल्ले ज़्यादा किराड़पुरा हो गया, रहमाने कॉलोनियों का, यहाँ पर रास्ते खराब है साहब। तो माना जाए कि अब आपके आने के बाद आप रिबन काटेंगे, आप खड़े रहेंगे और बता देंगे कि यह है हमारी ताकत, यह है हमारी सरकार। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कर। आने वाले वक्तों में हो सकता है ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव भी डिक्लेयर हो जाए। तो खासकर औरंगाबाद के तमाम बिला तफरीक सभी जनता को, क्योंकि सब लोग ज़्यादा सेकुलर पसंद है, और खासकर मुसलमानों को आपकी तरफ से क्या ठोस पैगाम है कि आने वाले दिनों में आप हम शहर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, सियासत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, और मुसलमानों को किस तरह कदम उठाना चाहिए? मुसलमान ने अपने सूझबूझ का इख्तियार को अदा करना चाहिए, समझदारी का सबूत देना चाहिए। माजी में जो गलतियां हुई है उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। और हमारे पास मोमिन के बारे में कहा जाता है कि मोमिन एक बिल से एक बार ही डसा जाता है, दोबारा नहीं डसा जाता है। अगर हम ईमान वाले हैं, हमने धोखा खाया है, तो दोबारा हमने समझ जाना चाहिए। आने वाला दौर भयंकर परिस्थितियों का सबब है और ऐसे मुश्किलात का सामना हमको है कि इस वक्त दुश्मन इस्लाम अपना फ़न उठा रहा है और एक अलग तरीके से हमारे सामने आ रहा है।
हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ का हिंदू, मुसलमान, दलित, सेकुलर का एक बड़ी जमात है और ये फिरका परस्त एक मुट्ठी भर जमात है। वो मुट्ठी भर जमात उस जमात को अपने तरफ खींच के अपना एक निज़ाम बनाना चाहती है। उनको इसमें कामयाब नहीं होने देने के लिए हमें देखना होगा कि उनको हम कैसे हरा सकते हैं। कौन कौन लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो तुमको नजर आ रहा है, उनका भी मुंह कुचलने का काम लोगों ने करना चाहिए, ये अपील करता हूँ। सर एक सवाल अब आखिर जहन में आ गया कि हम देखते हैं कि जब आज़ाद हमारा हिंदुस्तान हुआ था, भारत हमारा, तो उस वक्त तमाम शोबे जात में, सरकारी शोबे जात में मुसलमान 35% हुआ करते थे और आज हालत 1% 2% से भी कम है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? यानी सेकुलर पार्टियों की कहीं ना कहीं उनकी कोताही है या उनका प्री प्लान है या मुसलमानों लीडरशिप की कोताही है? मतलब जिम्मेदार किसको मानते हैं आप कहीं ना कहीं? सबसे पहले हम कमज़ोर हैं, हमारी गलतियां हैं। जो लीडरशिप करते हैं, जो कौम हमको चुन के देती है और हमसे उम्मीद करती है, तो कहीं ना कहीं कौम के साथ हम खयानत करते। हमारी खयानत की वजह से ये हमारी हालत है। हम अगर अपनी खयानत नहीं करते हुए अपने हक को लेने की ताकत को बुलंद कर देंगे तो इनकी मजाल नहीं है कि तुम्हारे कोई हक को देने से ये इनकार करते हैं। सर अब आखिरी सवाल है कि हम देखते हैं कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त, ना कोई दुश्मन होता है, ना दोस्त होता है। और इसका मुजाहरा हमने महाराष्ट्र में देख लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हम मुसलमान खासकर कभी तस्वुर नहीं कर सकता था कि हम शिवसेना कितने करीब चले जाएंगे। हालात बदले, वक्त बदले, तो क्या आने वाला, इस सवाल मेरा कड़वा जरूर है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा, मुमकिन है सर कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, एमआईएम भी कहना कि एक सेकुलरिज्म को बचाने के लिए मजबूरी बोलिए या एक जैसे भी हो साथ आ सकते हैं? एक वो तो उनका सवाल, मेरा सवाल नहीं है। वो आ सकते कि नहीं, हो तो वो जवाब देंगे। आज जो मैदान के अंदर में जो नहीं, जैसा आप कोशिश करते हैं साहब कि सेकुलर ताकत, मैं वही बता रहा हूँ कि जो इख्तियार आपका है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, वो आपका इख्तियार है कि आपको कहाँ जाना है और क्या चीज़ आपको पसंद है। आज तो देखने के एतबार से हमको समझ में आ गया कि आप क्या ज़हनियत रखते हैं, क्या पेट में डालते हैं। एक हराम का एक लुक़मा 40 दिन की नमाज ख़त्म हो जाती है। यहाँ तो तुम लिस्ट के साथ में ब्याज ले रहे लोगों से, हराम का तो भंडार तुम्हारे घर में लगा है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं तुमसे हम? इस तरह से आपने खदीर मौलाना साहब की बात को सुना और जब से ये बात निकली है कि मौलाना साहब को औरंगाबाद ज़िले की तरक्याती कमेटी पे बिठाया गया है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर एक और ज़्यादा आशाएं बढ़ी, उम्मीदें बढ़ी हैं। और जैसा तमाम तफसीलात को सुना, हमने बातचीत की है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बहुत जिम्मेदारी के साथ तमाम हल्के जात में और खासकर दलित समाज है, मुस्लिम समाज, जहाँ जहाँ भी बस्तियाँ होती हैं वहाँ के रास्ते, जैसा एक जंग चल रही है कि हम हैं, तो हम समझते हैं कि मौलाना साहब आप साबित करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाया है कि हम कमेटी में हैं, हम इक़्तिदार में हैं, हम ताकत भी रखते हैं, पैसा फंड भी लाते हैं और करके बताते हैं। तो हो सकता है कि जो खासकर रोशन मस्जिद के पास का इलाका है कि वहाँ पर जनाजे गिर रहे हैं और लोगों ने कहा है कि ये वक्त अगर जल्दी हालात नहीं सुधरे तो हम तमाम लोग जो उसके जिम्मेदार हैं, हम उनके सियासी जनाजे उठाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब का हमने इशारे में खुलकर उनके कान पे बात डाला है, तो उम्मीद करते हैं कि ग्रीन बेल्ट के हालात बदलेंगे। मुसलमान ये चाहता है, कहां पर क्या चल रहा है वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारे कहने का छोटा मोटा हमारे विकास हो, हमारे महल्ले सुधरे। ये उम्मीद करते हैं कि चलो कुछ न देर से सही कुछ होगा, यही मुसलमानों से इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं।